चलो देखो बेटा, नेक्स्ट पार्ट और इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है हमारा पावर। अब इसमें हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि पावर और कुछ नहीं बल्कि जो भी हमने क्या किया है, यहाँ पे वर्क किया या एनर्जी निकाला है उसी का रेट है। रेट कहने का मतलब ये हो गया, या इसकी जॉब के ऊपर थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। लेट्स अज्यूम कि पूरे क्लासरूम को मैंने क्या कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, राइट। ये हो गया ग्रुप 1 और ये हो गया ग्रुप 2। दोनों ही ग्रुप को मैंने क्या किया, वर्क दिया हुआ है, राइट। मान लो कोई असाइनमेंट दिया हुआ है और मैंने बोला है कि इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। अब दोनों ही ग्रुप ने उस असाइनमेंट को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। बट ग्रुप ए ने उसको कंप्लीट किया 3 डेज में, जबकि ग्रुप बी ने कंप्लीट किया 5 डेज में। अब अगर मुझे क्या करना है, जज करना है कि किस ग्रुप ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, तो वर्क डन के बेसिस पे तो मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो भी वर्क मैंने दिया है दोनों ने ही क्या कर लिया, उसको कंप्लीट किया हुआ है। दोनों ने ही उसको क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। दोनों ने पूरा काम टोटल फिनिश कर दिया। तो बेस्ड ऑन वर्क डन मैं कंपेयर यहां पे नहीं कर पाऊंगा। तो जब मैं वर्क डन के बेसिस पे कंपेयर नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे यहां पे टाइम वाला फैक्टर भी क्या करना होगा, कंसीडर करना होगा। मैं ये बोलूंगा कि सेम वर्क को करने में ग्रुप ए ने टाइम कम लिया है, जबकि सेम वर्क को कंप्लीट करने में ग्रुप बी ने टाइम क्या लिया है, ज्यादा लिया है। तो रेट ऑफ वर्क डन ऑफ ग्रुप ए वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। पर डे उन्होंने क्या किया है, ज्यादा वर्क किया हुआ है। जब हम वर्क को या एनर्जी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखने लग जाते हैं, राइट, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पर यूनिट टाइम, तो उसी को बोलते हैं क्या, पावर। और इसकी जरूरत पड़ती है। जरूरत पड़ने का मतलब यह हो गया कि मान लो एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ एक्टिविटी का हमने क्या कर लिया, एग्जांपल ले लिया कि हमें क्या करना है, पंप लगाना है पानी भरने के लिए। अपने घर में पानी भरने के लिए क्या करना है, पंप लगाना है। अब मैं चाहता हूं कि उस पंप से 1 बकेट पानी भरा जाए। तो मैंने क्या किया है, 2 अलग अलग पंप को एनालाइज किया। दोनों ही पंप पानी भर पा रहे हैं, राइट। ग्राउंड लेवल से वहां से वाटर क्या कर रहे हैं, सक कर रहे हैं, वहां से वाटर निकाल रहे हैं और जो भी बकेट है उसको भर दे रहे हैं। बट कितना टाइम ले रहे हैं उसको फिल करने में, वो भी मैटर करेगा। एक से पानी बहुत फास्ट आ रहा है, जिससे वो जो बकेट है बहुत जल्दी फिल हो जा रहा है, जबकि दूसरा क्या है, बिल्कुल धीरे 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 भरा, और 1 या 1.5 घंटे के बाद मैं जाके देख रहा हूं तो वो बकेट क्या है, भरा हुआ है। अब बेस्ड ऑन एनर्जी कंजम्पशन या बेस्ड ऑन वर्क डन मैं दोनों को कंपेयर नहीं कर पाऊंगा। यार दोनों ने ही 1 बकेट पानी क्या किया, भरा हुआ है। तो 1 बकेट पानी का अगर मास m कंसीडर कर लें और h हाइट से या h डेप्थ से उन्होंने निकाला है, तो दोनों ने ही वर्क कितना किया है, mgh के बराबर। जितना पोटेंशियल में चेंज हुआ है उतना ही क्या किया है, उन्होंने वर्क किया है। लेकिन अगर टाइम वाले फैक्टर को भी हम क्या करें, कंसीडर करें, तो हमें समझ में आ जाएगा कि दोनों ने टाइम क्या लिया है, अलग अलग लिया है। जिसने सेम वर्क करने में कम टाइम लिया हुआ है उसका पावर क्या है, ज्यादा। और सेम वर्क करने में जिसने ज्यादा टाइम ले लिया उसका पावर क्या होगा, कम होगा। तो बेस्ड ऑन कि भैया कितना पानी पर यूनिट टाइम चाहिए, बकेट को कितनी जल्दी भरना है, उसके हिसाब से अलग अलग एचपी के, तुमने देखा होगा इस तरह से नाम सुना होगा, राइट। 1 एचपी का पंप है, 1.5 एचपी का पंप है, इसके हिसाब से क्या करते हैं, लगाते हैं। ये जो हम एचपी बोलते हैं वो होता है हॉर्स पावर, राइट। ये होता है हॉर्स पावर और ये क्या है, पावर की ही यूनिट है। तो अगर हम यहां पे क्या करें, वर्क पावर को डिफाइन करना चाहें तो हम इसे बोल सकते हैं रेट ऑफ वर्क डन, या हम चाहें तो लिख सकते हैं क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, या रेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, या रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। कई अलग अलग तरीके से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। रेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। और कुछ नहीं, पावर को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं dw/dt, या फिर पावर को लिख सकते हैं d/dt ऑफ एनर्जी। अब यहां पे चाहे तो हम पोटेंशियल एनर्जी यूज करें, चाहे तो हम काइनेटिक एनर्जी यूज करें। मजे की बात यह है कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन, ये सब निकालना हमने क्या कर लिया, सीख लिया है। बस उन्हीं को टाइम के साथ हमें क्या करना है, कंसिडर करना है। तो पावर वाला पार्ट भी हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। थोड़ा सा और अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू d/dt ऑफ वर्क डन को अगर हम लिख दें क्या, F.ds, तो इसी को लिखा जा सकता है। अगर F कांस्टेंट हुआ तो F को हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, और इसे लिख सकते हैं क्या, ds/dt। कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, तो ds/dt लिख दिया। ds/dt को रिप्लेस किया जा सकता है किससे, वेलोसिटी से। तो यहां पे पावर का फॉर्मूला आ रहा है F वेक्टर डॉट v वेक्टर। ध्यान रखना, यहां पे पावर के लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर हमने इसलिए यूज किया है
क्योंकि अगर फोर्स कांस्टेंट भी लग रहा है तो हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी, राइट, चेंज होती रहेगी। भाई अगर फोर्स लगता रहे तो फोर्स के लगने का मतलब एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, वेलोसिटी का चेंज होना। तो सिंस हर इंस्टेंट पे अलग अलग वेलोसिटी है, हर इंस्टेंट में पावर भी क्या होगा, अलग अलग होगा, इसलिए हमने यहां पे क्या लगा दिया, इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट वेक्टर। तो पहला क्वेश्चन तो सीधा सीधा यहीं से आ जाता है, पहला क्वेश्चन सीधा सीधा यहीं से आ जाता है। जिस तरह का क्वेश्चन हमने फ्रेम किया था कहां पे, वर्क डन में, बिल्कुल उसी तरह से यहां पे मैं फोर्स को दे सकता हूं वेक्टर के फॉर्म में, वेलोसिटी को दे सकता हूं वेक्टर के फॉर्म में, और तुमसे बोल सकता हूं इंस्टेंटेनियस पावर निकालने के लिए। तो डॉट प्रोडक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन हो गया, राइट। इसी तरह से हम चाहें तो इसी पावर को, और हमें यहां पे समझ में आ जा रहा है कि सिंस ये डॉट प्रोडक्ट का क्या है, रिजल्टेंट है, ये एक कैसी क्वांटिटी है, राइट, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब है इसका कोई डायरेक्शन हम कंसीडर नहीं करेंगे, राइट, इसका कोई डायरेक्शन कंसीडर नहीं करेंगे। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, जूल पर सेकेंड, एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं, राइट, हो जाएगा जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को हम लिख सकते हैं क्या, वॉट। तो 1 जूल पर सेकेंड का मतलब क्या होता है, 1 वॉट। एक सेकंड में अगर कोई 1 जूल का पावर एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है या उतना वर्क कर रहा है तो उसका पावर हम बोलेंगे 1 वॉट। इसकी एक और यूनिट है विच इज नोन एज हॉर्स पावर, राइट, नोन एज हॉर्स पावर। और 1 HP का कन्वर्जन याद रखना है 746 वॉट। 746 वॉट के इक्वल होता है 1 हॉर्स पावर। पहले के टाइम पे यूज करते थे, अभी भी मोस्टली पंप वगैरह जो होते हैं उनके लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं, मोटर व्हीकल के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। मान लो कहीं पे क्या है, रेसिस्टिव फोर्स लग रहा है, लेट्स से आर, राइट, कहीं पे क्या कर रहा है, रेसिस्टिव फोर्स लग रहा है आर, तो हमने लिखा इन प्रेजेंस ऑफ रेसिस्टिव फोर्स आर, ये जो पावर है वो कितना होगा। अब इसका मतलब समझा दे रहा कि रेसिस्टिव फोर्स आर का मतलब क्या है। लेट्स से हम क्या कर रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं, और जब कार ड्राइव कर रहे हैं तो किसी भी टाइप का कोई रेसिस्टिव फोर्स कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ना कोई हवा चल रहा है, ना कोई बारिश हो रही, कुछ भी नहीं। तो कार को कितना पावर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, वो रहेगा कितना फोर्स लग रहा है और कितनी वेलोसिटी से गाड़ी चल रही है। कितना फोर्स लगेगा वो डिपेंड करेगा कितना एक्सेलरेशन यूज कर रहे हैं, राइट। तुमने देखा होगा कि अगर एक्सेलरेशन पैडल में तुम क्या करोगे, पैडल को ज्यादा वो करोगे तो इंजन से आवाज ज्यादा आ रही है। रीजन ये है कि एक्सेलरेशन ज्यादा हो गया, और एक्सेलरेशन ज्यादा है तो कार पे लगने वाला फोर्स क्या है, ज्यादा है। अब अगर फोर्स ज्यादा है तो इंजन को ज्यादा पावर क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह से जैसे जैसे गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे भी पावर कंजम्पशन बढ़ता जाता है, या इंजन को जो पावर प्रोड्यूस करना होगा वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो कितना पावर प्रोड्यूस करना पड़ रहा है वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, गाड़ी पे फोर्स कितना लग रहा है और गाड़ी की वेलोसिटी कितनी, राइट। तो कितना पावर प्रोड्यूस करेंगे वो हो जाएगा F इंटू वी। ये हम कह रहे हैं इन अब्सेंस ऑफ रेसिस्टिव फोर्सेस। किसी टाइप का कोई एयर रेजिस्टेंस, कोई फ्रिक्शन फोर्स, ये सब नहीं है, नॉर्मल हमने कंसिडर कर लिया। किसी टाइप की कोई बारिश नहीं हो रही जो कार का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो उस टाइम पे कार को पावर प्रोड्यूस करना पड़ेगा F इंटू वी के इक्वल। बट मानो कि अब हम क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं कि कार ट्रैवल कर रहा है और बहुत तेज से क्या हो रही है, हवा चल रही है, अपोजिट एक्शन, बहुत तेज हवा चल रहा है, और हवा चलने की वजह से एक रेसिस्टिव फोर्स जनरेट हो रहा है, कितना, आर। अब क्वेश्चन है कि इन प्रेजेंस ऑफ रेसिस्टिव फोर्सेस जो पावर होना चाहिए, राइट, पावर होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए। ऑप्शन दिया हुआ है पावर इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, सेकेंड दिया है पावर इज इक्वल टू आर वेक्टर डॉट वी वेक्टर, थर्ड दिया हुआ है पावर इज इक्वल टू एफ प्लस आर इंटू वी, राइट, ये वेक्टर के फॉर्म में हो जाएगा इस तरह से, और फोर्थ दिया है पावर इज इक्वल टू एफ माइनस आर इंटू वी, राइट। अगर कहीं पे रेजिस्टिव फोर्स आर प्रेजेंट है तो पावर, जनरेटेड पावर कितना होगा, ये क्या किया हुआ है, पूछा हुआ है। ये 4 ऑप्शन दी में कौन सा आंसर होगा, चलो कितने कह रहे हैं, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, राइट। तो मोस्टली लोग जो है वो सी और डी में अटके हुए। समझो बेटा,
मुझे पता है कि तुम ये आंसर दे रहे हो बिकॉज सर रेसिस्टिव फोर्स है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो F माइनस आर कर दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है यार। इमेजिन करो, गाड़ी को चलाना कब आसान रहेगा? जब हवा अपोजिट डायरेक्शन में बहे या नॉर्मल रहे? जब हवा चलने लगता है, बहुत तेज से हवा चल रहा होता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो गाड़ी चलाना आसान हो जाता है क्या? बल्कि और क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि जब हवा चल रहा है, अपोज कर रहा है, तो उस टाइम पे जो कार है या बाइक है, उसको इंजन को ज्यादा पावर प्रोड्यूस करना पड़ेगा। वो जो भी पावर प्रोड्यूस करेगा वो दो चीजों में काम आएगा। पहला, अपने आप को आगे बढ़ाने में, राइट? पहला क्या काम आएगा? अपने आप को आगे बढ़ाना। भाई खुद पे तो मास है, खुद का तो खुद पे तो फोर्स लगाना है, तो इतना उसको लगाना पड़ेगा अपने आप को आगे बढ़ाने में। और जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसका भी क्या करना है? अपोज करना है। तो इतना पावर और चाहिए रहेगा उसका अपोज करने में। तो नेट पावर उसको कितना प्रोड्यूस करना पड़ेगा? F प्लस आर इंटू वी। इसका नॉर्मल से एग्जांपल है कि यार अगर मान लो अपोजिट डायरेक्शन में हवा नहीं चल रहा है, तो तुम आराम से क्या कर सकते हो? चल सकते हो। बस तुमको ध्यान रखना है कि तुम अपने आप को आगे ले जाने में कितना फोर्स लगा रहे हो और कितनी वेलोसिटी से जा रहे हो। ज्यादा वेलोसिटी से जाओगे तो ज्यादा तुमको वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसी टाइम पे अपोजिट डायरेक्शन से हवा चलने लगे, तो अब अपने आप को आगे बढ़ाना है, तो तुमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट? ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज होगा, क्योंकि वो एनर्जी दो दो कामों में यूटिलाइज हो रहा है। पहला, अपने आप को आगे बढ़ाने में, और दूसरा जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसका अपोज करने में। बात आई समझ में? तो ये क्वेश्चन आया भी हुआ है इनफैक्ट कि अगर रेजिस्टिव फोर्स प्रेजेंट हो तो इंजन को कितना पावर प्रोड्यूस करना पड़ेगा? लिखेंगे F प्लस आर इंटू। क्लियर है ये? राइट, नोट करो इसे जरा। हाँ, तब बोल सकते हैं कि अगर जिधर गाड़ी चल रही है उसी तरफ से अगर फोर्स लगने लगे तो उतना कम पावर प्रोड्यूस करना पड़ेगा उसको, तब जरूर कह सकते हैं हाँ F माइनस आर। कल होमवर्क भी दिया था क्या मैंने? ठीक है, जब ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि बहुत लेंदी नहीं है, तो उसके बाद याद दिलाना मुझे, ठीक है? चलो देखो, तो पावर वाला जो पॉइंट है, पावर वाला जो टॉपिक है, उस पर क्या करना है? सिर्फ ये ध्यान रखना है कि भाई कौन सी एनर्जी है जो चेंज हो रही है, और उसी एनर्जी का पर यूनिट टाइम जो चेंज हो जाएगा वही क्या कहला जाएगा? पावर। भाई हो सकता है काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकता है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो सकता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो सकता है वर्क किया जा रहा हो। तो इन्हीं फैक्टर्स को क्या करना है? ध्यान रखना है, राइट? एक और टर्म यहां पे क्या करना है? लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन लिखा रहा मैं, टर्म है एफिशिएंसी का, राइट? टर्म है एफिशिएंसी, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? एटा से। अगर एफिशिएंसी की बात की जाए तो हमेशा एफिशिएंसी का मतलब होता है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। अब अलग अलग टाइप की फिजिकल क्वांटिटी आएंगे, तो आउटपुट फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड बाय इनपुट फिजिकल क्वांटिटी हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम पावर की एफिशिएंसी की बात करें तो हम इसे लिखेंगे क्या? आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर। और अगर मुझे इसे क्या करना है? परसेंटेज में निकालना है, तो इसी को हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन लिखना है हमें, थाउजेंड kg water falls on the blade of turbine. 1000 kg water falls on the blade of a turbine per second from the height of 10 meter. From the height of 10 meter. Full stop. If the efficiency of turbine to convert this into electrical energy,
is 25%, is 25%, then how many 100-watt bulbs, how many 100-watt bulbs can be lit अरे भैया लाइट का पास्ट फॉर्म lit, LIT, lit from this. How many 100-watt bulbs can be lit from this? स्टेटस डालते समय तो सब में लिट लिख देते हो, एक्चुअल वोकैबुलरी में यूज नहीं कर पा रहे. चलो करो. देखो बेटा क्वेश्चन सिंपल सा है. 9th क्लास में जब तुमने पहली बार पावर वगैरह सीखा था ना तो ऐसे क्वेश्चन आते थे. इसमें बोला हुआ है पहले तो हमें देखना है कि कितना इनपुट पावर, राइट, कितना पावर इसको क्या कर रहा है, मिल रहा है. और यहां पे पावर मिल रहा है बिकॉज पानी क्या कर रहा है, हाइट से गिर रहा है. तो वो पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है किसमें, पावर में, राइट. पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है वही कन्वर्ट हो रहा है किसमें, पावर में. वो हो जाएगा इनपुट. फिर वो जो इनपुट पावर है उसको हमें इलेक्ट्रिकल पावर में क्या करना है, कन्वर्ट करना है. तो जो भी इनपुट है उसका सिर्फ 25% क्या हो पा रहा है, कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल पावर में. तो पहले हमें क्या करना है, देखना है इनपुट कितना है. तो इनपुट पावर को हम यहां पे लिखेंगे du बाई dt. तो लिख सकते हैं d बाई dt ऑफ mgh, या फिर इसको लिख सकते हैं gh इंटू dm बाई dt. बस यही तुमको पकड़ना है कि भाई कौन सा वैल्यू है, कौन सा वो एनर्जी या वर्क डन है जो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. इसमें बोला है 1000 kg पानी पर सेकेंड, मतलब dm बाई dt की वैल्यू ये गिवन है. तो यहां से हम लिखेंगे g की वैल्यू 10, हाइट की वैल्यू 10 और dm बाई dt कितना, 10⁻3. तो ये हो गया 10⁵ वॉट. इतना इनपुट पावर वो पानी जो है वो क्या कर रहा है, दे रहा है. बट उसका जो इनपुट पावर है उसका कंप्लीट इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है. तो आउटपुट जो हमारा हो जाएगा, राइट, और आउटपुट क्या है हमारा, इलेक्ट्रिकल पावर. वो कितना है, 25% ऑफ इनपुट पावर. तो ये हो जाएगा 25/100 इंटू 10⁵5. तो कितना आ जा रहा है, 25 इंटू 10⁻3 वॉट. इतना वॉट इलेक्ट्रिकल पावर क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है. अब बोला है इसमें से 100 वॉट के मैं कितने बल्ब क्या कर सकता हूं, लाइट कर सकता हूं, जला सकता हूं. तो यार ऑब्वियस सी बात है, अगर 200 वॉट पावर है तो 2 बल्ब जला पाओगे. 1000 वॉट होगा तो 10 बल्ब जला पाओगे. 100 वॉट होता तो 1 बल्ब जला पाते. यही तो सिंपल सा लॉजिक है. तो इतना पावर है तो कितना जला पाओगे. तो यार सिंपल सा है, n इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 25 इंटू 10⁻3 डिवाइड बाई 100. कितना आ जाएगा, 250 बल्ब्स. इतने बल्ब हम क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं 100 वॉट के, राइट, इतने पावर में से. क्लियर है ये. चलो नोट करो इसे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है. An automobile engine delivers a constant power. An automobile engine delivers a constant power if it has mass m, and initial velocity 0, then find पहला है velocity as a function of time. Velocity as a function of time. Second, displacement as a function of time. Displacement as a function of time.
तो यहां पे अगर ऐसा लिखा हुआ है कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो उससे घबराना नहीं है कि क्या निकालना है। सिंपली वो पूछना चाह रहा है कि जो वेलोसिटी है वो टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है, राइट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के, कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के, ऐसा वो पूछना चाह रहा है। क्लियर है ये? चलो सॉल्व करो जरा। टी स्क्वायर टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, मतलब वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, ठीक है। थ्री बाई टू, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 3/2। चलो देखो बेटा, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो सॉल्व कैसे करना है ना। कि अगर पूछ ले कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, कि कोई और फैक्टर किसी और फैक्टर पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो इसमें फाइंड आउट ये करना है कि कौन कौन से टर्म हैं जो क्या है, कांस्टेंट है। क्योंकि डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट तभी लगा पाओगे जब बाकी टर्म्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो यहां पे हम क्या करते हैं देखते हैं। यहां पे हम लिखेंगे कि पावर का फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या, F इंटू वी। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, वेलोसिटी निकालना है, तो इस वेलोसिटी को तो मुझे रखना पड़ेगा, और दूसरा मुझे क्या लाना पड़ेगा, टाइम लाना पड़ेगा। क्या बोला है क्वेश्चन में, डिलीवर्स अ कांस्टेंट पावर, मतलब पावर की वैल्यू कांस्टेंट है, तो इससे कोई नुकसान नहीं है मुझे, क्योंकि जो जितने टर्म्स यहां पे कांस्टेंट होंगे तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो पावर से कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने पावर को एज इट इज रहने दिया। वेलोसिटी हमें चाहिए, क्या आ रहा है एक्स्ट्रा, फोर्स। क्या कांस्टेंट फोर्स है, नहीं। तो फोर्स को हम लिखेंगे क्या, m dv बाई dt, राइट। मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को dv बाई dt इंटू v। अब अगर तुम देखो तो इस इक्वेशन में या तो कांस्टेंट टर्म है, बाय डिफॉल्ट मास को कांस्टेंट ही लेना है जब तक वो ब्रेक ना हो जाए, या रिलेटिविस्टिक स्पीड, लाइट ऑफ स्पीड के बराबर, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर अगर चला जाए तो मास चेंज हो सकता है। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटनियन मैकेनिक्स। मास क्या लेंगे, कांस्टेंट। पावर क्वेश्चन में दिया है कांस्टेंट, वेलोसिटी मुझे चाहिए, टाइम में मुझे चाहिए। तो डिजायर्ड रिजल्ट यहां पे आ चुका है, बस इसको सही तरीके से क्या करना है, लिखना है। तो इसको हमने ऐसे लिखा कि एक तरफ लिखा v dv, राइट, एक तरफ लिख दिया v dv, और बाकी टर्म को दूसरी साइड ले गए, तो क्या हो जाएगा, p बाई m इंटू dt। पूरी वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट। तो ये आ जाएगा, राइट। इसमें बोला है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अगर बोला है तो 0 to 2t और 0 to v, ये हो जाएगा क्या, v स्क्वायर बाई 2। ये कांस्टेंट टर्म है, पावर और मास बाहर निकल जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t। तो यहां से हमें मिला, राइट, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2p बाई m इंटू टी। तो v हो जाएगा अंडर रूट पूरे का, मैं थोड़ा सा ऐसे अलग से टाइप से लिख रहा, दोनों का मीनिंग सेम है। ये पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट, राइट। ये वाला जो टर्म हमने क्या क्या लिखा है वो क्या हो गया, कांस्टेंट। तो हम लिखेंगे, सॉरी, कांस्टेंट, तो हम लिखेंगे v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर हाफ। ये हो गया हमारा रिलेशन। और टोटल रिलेशन अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, v इक्वल टू अंडर रूट 2p बाई m, राइट, अंडर रूट टी, पूरा वो भी t के अंदर आएगा। क्लियर है ये? अब जब हम यहां तक पहुंच गए हैं तो सेकंड निकालना है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। तो रिलेशन हम यहां तक पहुंच गए हैं कि p इज इक्वल टू अंडर रूट 2p बाई m एंड t टू द पावर हाफ, राइट। अंडर रूट के अंदर भी इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अब वेलोसिटी, ये तो कांस्टेंट है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। टाइम मुझे चाहिए, लेकिन यहां पे क्या है, वेलोसिटी। मुझे वेलोसिटी नहीं बल्कि सेकंड क्वेश्चन में क्या चाहिए, इसको कैसे लिख सकते हैं, ds बाई, तो इसको हमने लिख दिया ds बाई dt इज इक्वल टू, इस पूरे को मैं रिप्लेस कर दे रहा k से, बार बार ना लिखना पड़े, तो k इंटू टी टू द पावर हाफ। तो लिखा जा सकता है ds इज इक्वल टू k टू द पावर t टू द पावर हाफ इंटू dt। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, अगर इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो ds क्या हो जाएगा, s, k बाहर निकलेगा, t टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन, t टू द पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2, तो s इज इक्वल टू आ गया 2/3 अंडर रूट 2p
बाई एम इंटू 3/2, इस तरह से रिलेशन आ जाएगा। ये लिख सकते हैं एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 3/2। क्लियर है ये? चलो नोट करो इसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है। A pump motor is used to deliver water from a given pipe at a certain rate, full stop. To obtain n times water, from the same pipe in the same time, by what factor should we increase the power of the motor? By what factor should we increase the power of the motor? इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा दे रहा हूं, मैं बता दे रहा कैसे करना है, क्या करना है, प्रॉपर तरीके से समझना है। पहले तुम चाहो तो एक बार क्या कर सकते हो, क्वेश्चन पढ़ सकते हो। इस क्वेश्चन को मैं बता दे रहा हूं तुम लोगों को। देखो एग्जाम में आया क्वेश्चन है, जो फाइनल रिजल्ट्स हमारे आएंगे उसको क्या करना है, तुमको याद रखना है। सीधा सीधा डेरिवेशन वाला पार्ट तुमको समझ के चलना है सही से। पहले समझा दे रहा कि क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन ये बोला हुआ है कि भाई मान लो हमने क्या किया, कुएं में 1/2 HP का, 0.5 HP का, 1 HP का समथिंग हमने क्या किया, पंप डाल के रखा हुआ है। अब जब हम पानी को उसको चालू करते हैं, पंप को चालू करते हैं, तो उस पाइप से हमको क्या मिल रहा है, पानी मिल रहा है। पानी कोई सर्टेन रेट पे मिल रहा है, मान लो वो रेट है 3 kg पर मिनट। राइट, 3 kg पानी या 3 kg पानी हर मिनट हमको क्या कर रहा है, मिल रहा है। अब क्वेश्चन में बोला है मैं चाहता हूं कि सेम पाइप यूज करें, लेकिन इसको मिलने का जो रेट है, जो पानी हमें मिल रहा है, उसको n टाइम्स इंक्रीज कर दे। मान लो n की वैल्यू मैंने लिख दी 2, मतलब वो बोलना चाह रहा है कि जो पानी हमें मिल रहा है वो क्या हो जाए, डबल मिले। तो पहले अगर पर मिनट मुझे 3 kg पानी मिल रहा था, तो अब मैं चाहता हूं पर मिनट मुझे कितना मिले, 6 kg मिले। अगर मैं बोलूं n की वैल्यू 3 टाइम्स कर दी है, तो वही पर मिनट में चाहता हूं 9 kg पानी मिले। तो ऑब्वियस सी बात है, जो रेट ऑफ फ्लो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और उसको इंक्रीज करने के लिए हमें पंप के पावर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ही बोला है कि अगर मुझे डबल पानी चाहिए, तो जो पावर है उसको मुझे कितने टाइम्स इंक्रीज करना है। क्या उसको भी मैं डबल कर दूं, 3 टाइम्स कर दूं, 4 टाइम्स कर दूं, कितने टाइम्स करूं, ये मुझे क्या करना है, जानना है। तो इसमें अपने आप में एक्चुअली 3 क्वेश्चन है। कैसे करना है वो हमें क्या करना है, समझना है। देखो बेटा, मान लो हमारे पास एक इस तरह का क्या है, पाइप है। राइट, इस तरह का पाइप है, और इसमें से इतने लेंथ में जो पानी भरा हुआ है, इतने लेंथ में जो पानी भरा हुआ है, ये क्या कर रहा है, पर सेकंड बाहर निकल जा रहा है। राइट, तो लेट्स से कंसीडर कर लिया कि ये लेंथ कितना है, L। इस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने कंसीडर कर लिया कितना, A, और मान लिया इसका जो टोटल मास है वो कितना है, M। इतना पानी पर सेकंड क्या हो रहा है, बाहर निकल जा रहा है। राइट, इतना पानी पर सेकंड बाहर निकल रहा है। मान लो ये 1 kg है, तो पर सेकंड 1 kg पानी क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है। वही हो गया एक तरीके से रेट ऑफ फ्लो। तो पहले तो मुझे इतना पानी पर सेकंड क्या कर रहा था, बाहर निकल रहा था। अब मैं चाहता हूं इसका डबल या ट्रिपल या 4 टाइम्स पानी क्या हो, बाहर निकले। तो पहले इतने लेंथ का पानी अगर निकल रहा था, डबल करने के लिए डबल लेंथ का पानी निकलना पड़ेगा उतने ही टाइम में। ट्रिपल करने के लिए
ट्रिपल लेंथ का पानी निकलना पड़ेगा उतने ही टाइम में। मतलब जो पानी की वेलोसिटी है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, राइट। पानी की वेलोसिटी को मुझे क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो हम यहां पे बोलेंगे कि पहले dm/dt था और बाद में हमें उसे n टाइम्स क्या करना है, बढ़ाना है। मतलब रिक्वायरमेंट है कि कितना मास पर सेकंड क्या कर रहा है, निकल रहा है, वो इनिशियल का कितना हो जाए, n टाइम्स हो जाए। पहले जो भी मास पर सेकंड पानी मुझे मिल रहा था, अब उसका क्या चाहिए, n टाइम्स चाहिए। तो ऐसा करने के लिए वेलोसिटी कितने टाइम्स होगा वो हमें क्या करना है, लिखना है। तो मास की जगह पे मैं लिख सकता हूं क्या, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अरे मास की जगह पे क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम को लिखा जा सकता है एरिया इंटू लेंथ। तो हमने लिखा एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू n टाइम्स, यहां भी हम लिखेंगे क्या, d/dt ऑफ रो ए एल। अब समझो, इसका थोड़ा सा पार्ट हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, वहां पे हम क्या करेंगे, सीखेंगे कि जितने भी लिक्विड हैं इनको इनकंप्रेसिबल माना जाता है। ये मान के चलते हैं कि इस लिक्विड को तुम कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर कंप्रेस नहीं कर सकते तो इसकी डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। पानी चाहे धीरे बहे चाहे तेज बहे, पानी की डेंसिटी उतनी ही रहेगी। तो डेंसिटी वाला टर्म क्या हो गया, कांस्टेंट, राइट। क्रॉस सेक्शनल एरिया में इसका चेंज नहीं होगा। तो रो इंटू ए को हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, और यहां पे बचेगा क्या, dl/dt 1। यहां भी रो एल बाहर निकलेगा तो n रो ए बाहर निकल गया, यहां पे क्या बचा, dl/dt। क्या कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, रो इंटू ए। और dl/dt को हम लिख सकते हैं क्या, वेलोसिटी। कितने लेंथ का पानी पर सेकंड निकलेगा वही उसकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी, भाई जिस रेट से फ्लो हो रहा होगा। तो dl/dt को हमने लिख दिया वेलोसिटी, v1 इज इक्वल टू n, और dl/dt को लिख दिया क्या, v। तो पहला फैक्टर हमें क्या है, समझ में आया कि अगर मुझे पानी n गुना चाहिए, n टाइम्स चाहिए, तो जो रेट ऑफ फ्लो है या फिर जो पानी के बहने का वो है, क्या बोलते हैं, फ्लो होने का रेट है, वो भी n टाइम्स हो जाए। जो वेलोसिटी होना चाहिए वो कितने टाइम्स हो जाना चाहिए, n टाइम्स होना चाहिए। पर वेलोसिटी नहीं पूछा है, क्या पूछा है, पावर। और पावर निकालने के लिए एक वेलोसिटी तो चाहिए, पर दूसरा क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। तो हमने सोचा एक काम करते हैं, फोर्स भी देख लेते हैं। तो सेकंड फैक्टर हमें निकालना पड़ेगा कि अगर वेलोसिटी n टाइम्स हुआ तो फोर्स कितने टाइम्स बढ़ जाएगा। तो ध्यान देना है, यहां से क्या होता है, फोर्स भी आता है, और फोर्स को हम लिखते हैं क्या, v dm/dt। v dm/dt, m इंटू ए क्यों नहीं लिखा यहां पे, m इंटू ए क्यों नहीं लिखा। तुमने इस चीज को क्या किया हुआ देखा होगा कि अगर पाइप से पानी बह रहा है और सामने तुम हाथ लगाओ तो हाथ में एक प्रेशर फील होता है, राइट, फोर्स फील होता है। मतलब अभी जो पानी है वो फोर्स लगा रहा होगा। तो फोर्स कितना लगा रहा होगा, दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो m इंटू ए या दूसरा v dm/dt। हमने क्या चूज किया, v dm/dt। m इंटू ए नहीं होगा बेटा। अगर पानी वहां पे एक्सेलरेट हो रहा होता, इसका मतलब है पानी की वेलोसिटी क्या होती जाती, बढ़ती जाती। और अगर पानी की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो उसका रेंज भी तो बढ़ता जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन याद करो, अगर मैं कम वेलोसिटी से फेंकूंगा तो उसका रेंज भी कम होगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। और अगर ज्यादा वेलोसिटी से फेंकूंगा तो ज्यादा दूर तक गिरेगा। पानी का अगर वेलोसिटी कम है तो कम रेंज होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगा तो रेंज। क्या तुमने कभी ऐसा देखा है कि पंप चालू कर दिया है, पानी पहले धीरे गिर रहा है, फिर थोड़ी देर में और दूर, फिर थोड़ी देर और दूर, और तुम इधर ध्यान दिए और थोड़ी देर में देखा पानी पड़ोसी के घर में जाके गिरो। क्या कभी ऐसा हुआ है? मतलब पानी की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली नहीं बढ़ रही है, मतलब एक्सेलरेशन नहीं है। तो वहां पे फोर्स लगने का मेन रीजन क्या होगा, राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। जो मास पर सेकंड क्या कर रहा है, निकल रहा है। तो कैसे लिखेंगे, v dm/dt। ये क्लियर हो गया, m इंटू ए क्यों नहीं लिखेंगे, है ना। तो लिखेंगे v dm/dt। अब ये मान लिया हमने कि यार पहले फोर्स इतना लग रहा था, वेलोसिटी इतनी थी, इतना पानी निकल रहा था। बाद में हमें देखना है कि कितना फोर्स। तो बाद में जो फोर्स लगेगा वो लिखेंगे क्या, v1 इंटू dm/dt 1। हमने अभी निकाला है v1 को हम लिख सकते हैं क्या, n इंटू v, और dm/dt 1 को लिख सकते हैं n टाइम्स dm/dt। तो n टाइम्स dm/dt, तो f1 हो गया n स्क्वायर v dm/dt, और v dm/dt किसके बराबर है, फोर्स के बराबर।
तो F1 इज इक्वल टू हो गया क्या, n स्क्वायर F। ये दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया है कि जब हम क्या करेंगे, पावर बढ़ाना चाहेंगे या ज्यादा मास निकालना चाह रहे हैं पर सेकेंड, तो जो फोर्स होगा वो भी बढ़ेगा। और फोर्स कितने फैक्टर से बढ़ेगा, n स्क्वायर टाइम से। मतलब अगर तुम ये चाह रहे हो कि पानी जो है वो डबल निकले, पहले 1 kg पर सेकंड निकलता, अब 2 kg पर सेकंड निकले, तो वेलोसिटी डबल हो जाएगा, पर लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। 2 का स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स। पर क्वेश्चन किसके बारे में पूछा है, पावर के बारे में पूछा है। तो बेटा पावर को हम क्या लिखेंगे, F इंटू वी, ये पहले पावर था। अब अगर मुझे पावर निकालना है तो मैं लिखूंगा F1 इंटू V1। F1 की वैल्यू निकाल रखी कितनी, n स्क्वायर टाइम्स n स्क्वायर F, और वेलोसिटी n टाइम्स v, तो ये कितना हो गया, n क्यूब F इंटू वी, जिसको रिप्लेस कर सकते हैं किससे, पावर से। तो लेटर जो हमें पावर चाहिए वो कितना आ जाएगा, n क्यूब टाइम्स p, और ये हमारा क्या है, आंसर है। जो पावर इंक्रीज करना पड़ेगा वो n क्यूब टाइम्स इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि उससे डबल पानी चाहिए तो पावर को 8 टाइम्स इंक्रीज कर सकते हो। तुम इसको प्रैक्टिकल यूज में भी ला सकते हो। घर में अगर कोई पंप लगा हुआ है और तुमको लग रहा है यार ये बहुत धीरे धीरे भर रहा है, हम चाहते हैं कि आधे टाइम में भर जाए। आधे टाइम में तब भरेगा जब डबल पानी निकले। तो जब पंप लेने जाओगे तो जितने भी एचपी का पंप तुम्हारे घर में लगा हुआ है उसका 8 टाइम्स इंक्रीज करना होगा, और अगर ट्रिपल पानी चाहिए तो 27 टाइम्स। इस तरह से हम यहां पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इन्हीं फाइनल रिजल्ट को क्या करना है, याद रखना है। क्लियर है ये, चलो नोट कर लो इसे। अब देखो जरा, अब यहां पे हमारे पास एक कंफ्यूजन होने वाला है। ये अभी क्लियर है, हो गया पूरा, राइट। वेलोसिटी n टाइम्स, फोर्स n स्क्वायर टाइम्स, पावर n क्यूब टाइम्स। जब तुम क्या करोगे, बुकलेट्स वगैरह देखोगे या इधर उधर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुमको सिमिलर क्वेश्चन कुछ इस तरह का भी सॉल्यूशन दिखेगा तुम्हें, राइट। कुछ इस तरह का भी सॉल्यूशन दिखेगा। क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, n टाइम्स पानी चाहिए, राइट। तो मान लो भाई पंप जो है वो h हाइट से या h डेप्थ से पानी क्या कर रहा है, निकाल रहा है। पानी निकालने का ये काम है, या तो ग्राउंड से निकाल रहा है या तो क्या बोलते हैं कुएं वगैरह से अगर निकाल रहा है, तो मान लो h डेप्थ से क्या कर रहा है, निकाल रहा है। तो क्या चेंज कर रहा है वो, पोटेंशियल एनर्जी। तो सॉल्यूशन इस तरह से दिया हुआ है कि शुरू में जो पावर है वो क्या है, d बाई डी टी ऑफ mgh, और इसको लिख दिया gh dm बाई डी टी। भाई पहले इतना पानी पर सेकंड चाहिए था, बाद में बोला हुआ है dm बाई डी टी 1 कितना चाहिए हमें, n टाइम्स। तो उन्होंने बोला जो हमें पावर चाहिए होगा उसमें हम लिखेंगे, राइट, g इंटू एच मल्टीप्लाइड बाई dm बाई डी टी इंटू 1, और इसको क्या लिख देंगे, gh इसकी जगह पे n dm बाई, और gh इंटू, समझ में आएगी कि भाई पहले हम क्या कर रहे थे, h डेप्थ से पानी निकाल रहे हैं तो बेसिकली पोटेंशियल जी तो चेंज कर रहे हैं, और m मास निकाल रहे हैं तो gh इंटू डी एम बाई डी टी, इतना पावर चाहिए। बाद में बोला n टाइम्स चाहिए तो इसी की जगह पे n टाइम्स लिख देंगे, तो पावर हो गया n टाइम्स। अब यहां से कंफ्यूजन है कि अगर मुझे n टाइम्स पानी चाहिए तो पावर कैसे इंक्रीज करूं मैं, n क्यूब टाइम्स इंक्रीज करूं या n टाइम्स, इसमें क्या गलत दिख, सही तो ये भी दिख रहा है, या इससे पहले वाला गलत। दोनों सॉल्यूशन मिलेंगे। क्या छोटा सा डिफरेंस हो सकता है वो थोड़ा सा क्या करते देखते, एक बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस है। माइन्यूट सा डिफरेंस ये है कि मान लो जिस पंप से हमने क्या किया, पाइप लगाया हुआ है, लोहे का पाइप लगा दिया इस तरह से, क्या वो एक्सपैंड हो पाएगा किसी भी तरीके से, राइट। वो एक्सपैंड नहीं हो पाएगा, उसका एरिया क्या रहेगा, कांस्टेंट, जिसकी वजह से उतने ही पानी को तुमको क्या करना है, उसी में एकोमोडेट करना है। पहले कम पानी निकल रहा था, अब उतने ही एरिया से तुमको क्या करना है, ज्यादा पानी निकालना, उसमें भर भर के पानी निकलता, जिसकी वजह से उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, मान लो कहीं से पानी बह रहा है, उसको एक छोटे से एरिया में लगा दो तो उसकी वेलोसिटी भी बढ़ती है और हाथ में लगने वाला फोर्स भी बढ़ता है। लेकिन अगर उसी की जगह पे मोटा पाइप लगा दो तो क्या वेलोसिटी ज्यादा होती है उसकी, क्या फोर्स बढ़ता है, नहीं। सिर्फ अमाउंट ऑफ वाटर जो हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है।
तो अगर कहीं पे सेम पाइप यूज करना है और कंसिडरिंग कि उसका एरिया नहीं बढ़े, सर हमें कैसे पता चलेगा एरिया बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तुम्हें यही लेके चलना है कि एरिया इंक्रीज नहीं हो रहा। तो अगर सेम पाइप से हमें क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो यार उसमें अगर पहले कम पानी आ रहा था, अब उसी में ज्यादा पानी को क्या करना है? एकोमोडेट करना है। तो उससे उस पानी के जो फ्लो है उसका वेलोसिटी भी बढ़ेगा, साथ साथ हमारे हाथ पे लगने वाला फोर्स या प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा। और उसके लिए जब हम पावर इंक्रीज करेंगे तो कितना इंक्रीज करेंगे? n³ टाइम्स। बट दूसरे केस में मान के चलो अच्छा मोटा सा पाइप है जिसमें फोर्स या वेलोसिटी बढ़ने का कोई वो नहीं, बहुत मोटा सा पाइप लगा हुआ है या ऐसा पाइप लगा हुआ है जिसका एरिया चेंज हो सकता है। पहले उससे पानी क्या होता? गिर रहा था, पर पानी पूरी तरीके से नहीं गिर रहा था। इसको मैं इमेजिन करा दे रहा, मान लो इतना मोटा पाइप है और पहले पानी बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे गिर रहा है। अब अगर इसमें मैं अमाउंट ऑफ वाटर बढ़ा भी दूं तो क्या हाथ पे लगने वाला फोर्स इंक्रीज होगा? राइट? या इसकी वेलोसिटी, कि पहले पानी गिर रहा था इतना, पानी अगर बढ़ा तो अब यहां पे जाके गिर रहा है? नहीं। तो ऐसे केस में अगर हमारे पास पाइप का एरिया सफिशिएंट है जिसमें हम अमाउंट ऑफ वाटर क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, तो इसमें ना तो वेलोसिटी वाला फैक्टर बढ़ेगा ना तो फोर्स वाला फैक्टर बढ़ेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ाएंगे हम? dm/dt। और जितने टाइम्स पावर बढ़ाना है, सॉरी जितने टाइम्स हमें मास बढ़ाना है उतने टाइम्स हम क्या कर देंगे? पावर बढ़ा देंगे। पहले वो 1 kg पानी सप्लाई करता, अब 2 kg सप्लाई करेगा। 3 kg करना है तो 3 kg सप्लाई करेगा 3 टाइम्स पावर बढ़ाने से। क्लियर है ये एक माइन्यूट सा डिफरेंस हो सकता है समझने का कि कब n क्यूब्स करना है और कब n टाइम्स करना है। तो क्वेश्चन में एक बार देख लेना कि क्वेश्चन में सेम पाइप बोला हुआ है या नहीं बोला हुआ है। हालांकि मेरे हिसाब से क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से देना चाहिए। जब भी अगर क्वेश्चन दे तो प्रॉपर तरीके से इसको क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा, अदरवाइज दोनों ही आंसर जा सकता है। और ये चेक करने का कोई हमारे पास तरीका नहीं है कि भैया वो ऐसा केस बोल रहा है या ऐसा केस बोल रहा है। तो यहां पे गड़बड़ी हो जाती है क्वेश्चन को फ्रेम करने में। क्वेश्चन को या तो प्रॉपर तरीके से क्या करे? फ्रेम करे। क्वेश्चन को अगर सही तरीके से फ्रेम नहीं किया है और वो अपना आंसर देंगे तो वहां पे दिक्कत हो सकती है। तुमको समझ में आना चाहिए कि कब ये केस लगाएंगे, कब ये केस लगाएंगे। राइट? इमेजिन भी तुमको करना आना चाहिए कि अगर हमारे पास क्या है, एक ऐसा पाइप हमने यहां पे लिया हुआ है जिससे पानी पहले ही इतनी तेजी से आ रहा है, पूरे भर के आ रहा है, और बाद में इसी पानी से मुझे ज्यादा वो चाहिए, तो ऑब्वियस बात है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी और हाथ पे लगने वाला फोर्स भी बढ़ेगा। और ज्यादा पानी चाहिए तो और वेलोसिटी बढ़ेगी और हाथ में लगने वाला फोर्स और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। उसमें उतने पानी को सप्लाई करने के लिए कंजस्टेड टाइप का हो रहा है तो पावर बहुत इंक्रीज करना पड़ेगा n³ टाइम्स। और अगर ऐसा केस है तो ना तो वेलोसिटी बढ़ेगी ना तो फोर्स बढ़ेगा, बस इसी में पानी और भर भर के आने लगेगा, तो n टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है? कोई हमारे पास रास्ता नहीं है डायरेक्ट ये चूज करने का कि इस सॉल्यूशन को देंगे या इस सॉल्यूशन को देंगे। तुम थोड़ा सा क्या करना है, क्वेश्चन को देख लेना कि सेम पाइप बोला है कि नहीं बोला है। अगर सेम पाइप बोला है तो उसको यूज कर लो, है ना? इसमें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि यार और ज्यादा पानी चाहिए, इसमें भर गया, हम पाइप को और मोटा कर देंगे ताकि वेलोसिटी और फोर्स ना बढ़े। सर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, आराम से n³ टाइम्स लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ये? चलो तुम चाहो तो इसको भी साइड में लिख सकते हो। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि हो सकता है तुम इधर उधर के जब बुक्स वगैरह पढ़ो तो ऐसा सॉल्यूशन में एनकाउंटर करो तो तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए दोनों को ही मैंने क्या कर दिया? क्लियर कर दिया। लिख लो, क्लियर नोट। ये है तुम्हारा क्या? पावर वाला पार्ट। बहुत वो नहीं है क्वेश्चन, भले कुछ कुछ डिफिकल्ट टाइप के थे वो मैंने क्या कर दिया? ऑलरेडी करवा दिया है। मोस्टली क्वेश्चन में तुम क्या करोगे? ऐसे ही देखोगे कि कितना वर्क डन हो रहा है या कितनी एनर्जी का चेंज हो रहा है या कौन सी एनर्जी का चेंज हो रहा है, उसी को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या करना है? देख लेना है। क्लियर है ये? कल एक क्वेश्चन दिया था मैंने जाने से पहले, होमवर्क कर लिया है? बन गया है या बताना है? आंसर सेम आ रहा होगा बिल्कुल। जो क्वेश्चन ax² माइनस bx का है, राइट, जो आंसर ax² माइनस bx का है, ठीक वही आंसर a/x⁻12 वाला भी आ रहा होगा, है ना? पोटेंशियल एनर्जी का जो क्वेश्चन दिया हुआ। कितने हैं जिनसे नहीं बना है? बनाया और नहीं बना बनाया और नहीं बना है। चलो देखो बता दे रहा मैं, ये रब कर दूं? देखो
लास्ट क्लास में होमवर्क क्वेश्चन था हमारा कि पोटेंशियल एनर्जी दिया जा रहा है a डिवाइड बाई एक्स टू द पावर 12 माइनस b डिवाइड बाई एक्स टू द पावर 6 से, और क्वेश्चन पूछा है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी इन इक्विलिब्रियम। तो पहले तो मुझे इक्विलिब्रियम जानना है, और इक्विलिब्रियम के लिए मुझे और क्या जानना है, राइट, फोर्स का इक्वेशन। तो सबसे पहले इससे हम निकालेंगे फोर्स का इक्वेशन, और फोर्स लिखेंगे क्या, माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो हमने लिखा माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको लिख सकते हैं ए एक्स टू द पावर माइनस 12 माइनस बी एक्स टू द पावर माइनस 6। तो हमने लिखा माइनस, यहां पे अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 12 ए एक्स टू द पावर माइनस 30, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 6 बी एक्स टू द पावर माइनस 7, और इस माइनस को और मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा क्या, 12 ए डिवाइड बाई एक्स टू द पावर 13 माइनस 6 बी डिवाइड बाई एक्स टू द पावर 7। ये इक्वेशन आ गया किसका, फोर्स का। फिर हम बात करेंगे एट इक्विलिब्रियम। तो हमने बोला कि एट इक्विलिब्रियम जो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0। तो इसी इक्वेशन को इक्वेट कर दिया 0 से, तो 12a डिवाइड बाई एक्स टू द पावर 13 माइनस 6b डिवाइड बाई एक्स टू द पावर 7 इज इक्वल टू 0, राइट। इसको इधर ले जाएं तो 12a बाई एक्स टू द पावर 13 किसके बराबर हो जाएगा, 6b डिवाइड बाई एक्स टू द पावर, यहां से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो 12a बाई 6b कितना हो जाएगा, 2a बाई b, ये इधर चला जाएगा तो x टू द पावर 13 डिवाइड बाई x टू द पावर 7 कितना बचेगा, x टू द पावर 6। मैं यहां से x की वैल्यू नहीं निकाल रहा, तुम चाहो तो x की वैल्यू निकाल सकते हो यहां पे 6 रख के रूट पे, मैंने बोला इसको ऐसे रख लो। अब मुझे पता चल गया कि एट इक्विलिब्रियम x टू द पावर 6 किसके इक्वल है, 2a बाई b, पर मुझे एट इक्विलिब्रियम क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने लिखा एट इक्विलिब्रियम अगर पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन दिया है क्या, a डिवाइड बाई एक्स टू द पावर 6 का स्क्वायर माइनस b डिवाइड बाई एक्स टू द पावर 6, यही दिया हुआ है, थोड़ा सा अलग लिख दिया। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं x टू द पावर 6 इज इक्वल टू 2a बाई b का होल स्क्वायर माइनस b डिवाइड बाई इसकी जगह पे 2a बाई b, ये b स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ab स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर यहां से ये कैंसल माइनस ये b ऊपर जाएगा तो b स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। तो यहां पे हमारे पास है b स्क्वायर बाई 4a माइनस b स्क्वायर बाई 2a, आंसर क्या आएगा, माइनस b स्क्वायर बाई, राइट। सेम वही आंसर आ रहा है जो उससे पहले, बट हाँ सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया, राइट, डिफरेंशिएशन वाला पार्ट अलग है। क्लियर है ये, चलो पेपर सॉल्व कर लिया है, मंडे ना करना था है ना, पेपर सॉल्व करके रखो बेटा, है ना, पेपर सॉल्व करके रखो पूरा, मेरे हिसाब से आसान पेपर था, इतना टफ भी नहीं था वो, है ना। अगले बार का टॉपिक क्या है, फ्रिक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा पूरा का पूरा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की तैयारी अच्छे से करो। कल से शुरू करेंगे कोलिजन, राइट, कल से शुरू करेंगे कोलिजन। याद रखना जो एनएलएम मैंने पढ़ाया था और उसमें थर्ड वो जो पढ़ाया था कि कब फोर्स एक्सटर्नल है कब इंटरनल है, मैंने बोला सेंटर ऑफ मास तक काम आने वाला है। तो जब हम कल कॉन्सेप्ट सीखेंगे कोलिजन का तो वहां भी वो काम आएगा, और जब सेंटर ऑफ मास सीखेंगे वहां भी काम आएगा। तो सारी चीजों को क्या करना है, रिलेट करके चलना है। क्लियर है ये, तो कल से हमारा नया टॉपिक शुरू होगा कोलिजन का। चलो थैंक यू।